डियर स्टूडेंट्स, कल आपने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन किस तरह से काम करते हैं, विलयन की सांद्रता कैसी होती है। यदि गाढ़ा हो तो उसकी सांद्रता अधिक होती है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यदि वह पतला हो तो उसकी सांद्रता कम होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा था होमोलॉगस और हेटेरोलॉगस, समांगी और विषमांगी सॉल्यूशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण कैसे होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण कैसे होता है। तो पानी के एब्जॉर्प्शन के दो तरीके हैं, एक तो है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले बात करें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन या इस प्रकार का पानी का अवशोषण जिसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इसमें जो जड़ें होती है ये जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती है। सक्रिय भाग लेती है, मेटाबॉलिज्म होता है, एटीपी काम में आता है और इस एटीपी के कारण पानी का अवशोषण होता है। मीन्स इसमें ऑस्मोसिस के विपरीत एटीपी का अवशोषण होता है। यूं कहें सीधी सी भाषा में कि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें रूट्स जो होती है, जड़ें सक्रिय रूप से या एक्टिवली पार्ट नहीं लेती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन एक टेक्निक से होता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना विदाउट एनी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके कारण होता है, वह डिफ्यूजन या विसरण द्वारा होता है। डिफ्यूजन या विसरण द्वारा होता है। अब आज हम ये देखेंगे कि भाई विसरण है क्या, किस तरह से विसरण की क्रिया होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस कमरे के अंदर इत्र की शीशी खोल दी जाए तो हम ये देखेंगे कि जो खुशबू है यहां से लेकर के वहां पे पहुंच गई। इसी तरह से यदि यहाँ पे कोई अगरबत्ती जला दे तो उसकी खुशबू तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। क्या इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता हुई? तो नहीं हुई, मतलब स्वतः अणुओं की गति हुई है, उसे हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। तो पदार्थों की गति जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती उसे डिफ्यूजन कहते हैं। यह प्रोसेस स्वतः होता है। अब डिफ्यूजन को देखें तो डिफ्यूजन किस पर निर्भर करता है, क्या कारण है जिस पर डिफ्यूजन निर्भर करेगा, ये हमारे दिमाग में आती है। तो सबसे पहला होता है तापमान। क्या है? तापमान T। तो डिफ्यूजन या विसरण प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। पर क्यों ऐसा होता है? पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरा होता है घनत्व या डेंसिटी। यदि डेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, विसरण की दर कम हो जाएगी। तो डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1/√D। यदि हम डेंसिटी या घनत्व बढ़ाएंगे तो विसरण की दर कम होती जाएगी। तीसरा होता है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो सांद्रता बढ़ाने पर डिफ्यूजन या विसरण की दर हमेशा बढ़ती चली जाती है। सांद्रता बढ़ाने पर डिफ्यूजन या विसरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। एक होता है माध्यम सर्वाधिक विसरण की दर को प्रभावित करता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा विसरण होगा ठोस में, सॉलिड। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होगा वो होता है गैस में, लिक्विड में, उसके गैस में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है वो होता है लिक्विड, और थर्ड नंबर पे आता है ठोस। यदि आपसे कोई पूछे
कि यदि विसरण की क्रिया पानी में ज्यादा होगी कि बर्फ में, तो अपन सीधा सा आंसर देंगे कि भाई पानी में ज्यादा होगी। और ये पूछे कि भाई वायु में ज्यादा होगी या पानी में, तो किस में ज्यादा होगी? वायु के अंदर ज्यादा होगी। विसरण में कुछ स्पेसिफिक केस है जिसे हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देखना कि सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेड विसरण क्या होता है। फैसिलिटेड या सुसाध्य विसरण यानी इस प्रकार का विसरण जो आसानी से हो जाए, इस प्रकार के विसरण को हम फैसिलिटेड या सुसाध्य विसरण कहते हैं। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये भी है सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पे कोई मॉलिक्यूल ए है, अब ये मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा, यानी यहां से ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा, पर ये कैसे जाएगा? मेम्ब्रेन तो नहीं जाने देगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को कहते हैं पोरीन प्रोटीन। ये पोरीन प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन में साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल्स इसमें होता हुआ आसानी से बाहर चला गया। यानी इसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, इसीलिए इसको हमने कहा फैसिलिटेड और सुसाध्य विसरण इसको कहा जाता है। अब ये सुसाध्य विसरण तो है, लेकिन ये होता किस तरह से सुसाध्य विसरण होता है, कितने प्रकार का होता है? यदि हम इसके अंदर देखें तो सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेड डिफ्यूजन 3 प्रकार का होता है, यूनिपोल्ड, सिम्पोल्ड और एंटीपोल्ड। जैसे ये है 2 सेल मेम्ब्रेन, इसको बोला सेल मेम्ब्रेन, ये भी है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर प्रोटीन है, आप जानते हैं वो प्रोटीन कौन सा है? पोरीन प्रोटीन है, ये पोरीन प्रोटीन। पोरीन प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन, ये भी पोरीन प्रोटीन है, ये भी पोरीन प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। यहां पे मॉलिक्यूल है ए, यहां है ए और बी, यहां पे भी मॉलिक्यूल है ए और बी। यदि एक ही मॉलिक्यूल है और वो इस मेम्ब्रेन में से गुजर के बाहर आता है तो इसको बोलते हैं यूनिपोल, ठीक है, यूनिपोल डिफ्यूजन कह रहे हैं। यानी एक ही मॉलिक्यूल है और एक दिशा के अंदर जा रहा है, मतलब दिशा इसमें है कि सिर्फ 1 डायरेक्शन है, सिंगल मॉलिक्यूल और 1 डायरेक्शन में यदि जा रहा है तो उसको कहते हैं यूनिपोल। दूसरा होता है सिम्पोल। अब सिम्पोल में 2 मॉलिक्यूल है ए और बी, और ये दोनों मॉलिक्यूल यहां से होकर के एक ही दिशा के अंदर जा रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिम्पोल। दिशा क्या होगी? दोनों मॉलिक्यूल की सेम होगी, और सेम होने के कारण इसको हमने कहा सिम्पोल। दूसरा होता है, तीसरा है एंटीपोल। एंटीपोल डिफ्यूजन, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इस 2 मॉलिक्यूल में जो ए मॉलिक्यूल है वो मूव करता हुआ यहां आ गया, और जो बी मॉलिक्यूल था वो मूव करता हुआ यहां आ गया। इसमें हमने क्या देखा भाई, एक दूसरे के विपरीत है, एक मॉलिक्यूल्स मूव करता हुआ आगे की साइड में जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल मूव करता हुआ पीछे की साइड में आएगा। तो इसे हम कहते हैं सुसाध्य विसरण और विसरण के प्रकार। अब ये विसरण का फायदा क्या होता है? ये विसरण एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन के कार्य में सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा था विसरण कैसे होता है। विसरण में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। मैं इसके नोट्स भेज चुका हूं, इसको आप पढ़ना। कल हम पढ़ेंगे परासरण या ऑस्मोसिस कैसे होता है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पर मेजर कर सकते हैं। आज आप इस टॉपिक को पढ़ना।
ध्यान से पढ़ना, उसके क्वेश्चन पूछना जो बहुत जरूरी है। आपको नोट्स में भेज ही चुका हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।